श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत। 70 देशों से लगभग 30,000 लोग जो इस कार्यक्रम में रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य से इस कार्यक्रम की एक प्रकार से जो शुरुआत हुई, आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साथ आत्मनिर्भरता एवं उत्तर प्रदेश का किस प्रकार से पुनर्निर्माण और पुनर्विकास हो रहा है, इसकी जानकारी लेंगे। जैसा हम सब दर्शकों को ये जानकारी है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं, हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाने वाले आज योगी आदित्यनाथ जी विकास की एक नई परिभाषा उत्तर प्रदेश में लिख रहे हैं। और कुंभ मेला जो एक इतना बड़ा आयोजन था जिसकी विश्व भर में चर्चा हुई और प्रशंसा हुई कि किस प्रकार से सफलता से और बिना किसी दिक्कत के, अड़चन के इतना विशाल एक जो कार्यक्रम हुआ, और कोविड एरा आने के बाद आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम को और सबसे पहले इसका बीड़ा उठाने वाले मुख्यमंत्रियों में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना मार्गदर्शन दें और उसके बाद चर्चा के लिए भी समय निकालेंगे। मुख्यमंत्री। धन्यवाद जी। मैं इस वर्चुअल संवाद के माध्यम से अपने सहयोगी एमएसएमई मिनिस्टर श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी और औद्योगिक विकास के हमारे जो मिनिस्टर हैं प्रदेश सरकार के, अपने वरिष्ठ मंत्री महाना जी और अपने अन्य अधिकारियों के साथ मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। खासतौर पर इंडिया इंक ग्रुप, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम को भारत के साथ जोड़ने और एक संवाद के माध्यम से भारत के साथ एक आत्मीय संवाद जोड़ने का प्रयास किया है, उनकी इस पहल की मैं प्रशंसा भी करता हूं। इस अभूतपूर्व समय में इंडिया इंक ने वर्चुअल माध्यम से संवाद बनाने का ये जो क्रम प्रारंभ किया है, वह सचमुच एक सराहनीय पहल है। पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से त्रस्त है और इस समय जब पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 को लेकर के अनेक प्रकार की चर्चाएं हैं, उन स्थितियों में भी इंडिया इंक ग्रुप के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में भारत के प्रति एक आत्मीय संवाद बनाने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच में आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु हम लोग एक नई चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मई 2020 में हमारे देश के यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 स्तंभों, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिमांड और वाइब्रेंट डेमोग्राफी पर आधारित आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की अपील की थी। मैं आज जब इंडिया इंक ग्रुप के साथ जुड़े हुए 70 देशों से जुड़े हुए सभी अपने इन बंधुओं के साथ संवाद बना रहा हूं, तो मैं उनके संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को
एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए और वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने में मददगार सिद्ध होगा। इससे स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के सुदृढ़ीकरण, स्थानीय सप्लाई चेन की स्थापना और लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल ब्रांड्स में परिवर्तित करने में भी बड़ी सहायता मिलेगी। इस अभियान में सम्मिलित होकर के बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस अवसर का लाभ उठाते हुए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इस विजन को वास्तविकता में परिवर्तित करने में अपना योगदान दे सकती हैं। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं कि यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। नेशनल जीडीपी में उत्तर प्रदेश का 8% योगदान है। यहां भारत की लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ से अधिक की जनसंख्या, यानी देश के सबसे बड़े जनशक्ति आधार के साथ भारत का ये सबसे बड़ा बाजार भी है। उत्तर प्रदेश की 56% जनसंख्या वर्किंग एज में है। हमारी सरकार राज्य के औद्योगिक विकास के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए निरंतर अनेक कदम हम लोगों ने उठाए हैं। राज्य सरकार ने राज्य और जिला स्तर पर एक अलग प्रकार का कामगार और श्रमिक आयोग की भी स्थापना की है। अपने नागरिकों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए देश में स्थापित होने वाला अपने ये पहला एक ऐसा आयोग है। कोविड-19 से उत्पन्न विकट आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने रणनीतिबद्ध तरीके से काम करते हुए आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। परिणाम स्वरूप प्रदेश में लगभग वर्तमान में यानी अनलॉक के बाद यानी लॉकडाउन के 4 चरण यहां पे सफलतापूर्वक संपन्न हुए और 1 जून से अनलॉक की कार्रवाई जब प्रारंभ हुई, इसके बाद से अब तक 8 लाख औद्योगिक इकाइयां प्रदेश में प्रारंभ हो चुकी हैं, जिनमें 50 लाख कामगार वर्तमान में कार्यरत हैं। विभिन्न औद्योगिक संगठनों से संपर्क करने के बाद हम लोगों ने कामगार और श्रमिक आयोग का जो गठन किया है, इसके माध्यम से अब तक हम लोगों को प्रदेश में 11 लाख से अधिक जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे, उन्हें भी विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में समायोजित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। कोविड-19 की रोकथाम हेतु जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश में एक भी पीपीई किट या N95 मास्क बनाने की कोई भी इकाई उत्तर प्रदेश में नहीं थी और इस कमी को उस समय हम समझ सकते थे जब हमारे यहां कोविड-19 के लिए हमारी कोरोना वॉरियर्स की टीम फील्ड में जाती थी तो उनके सामने कितनी समस्याएं पैदा होती थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 43 से अधिक पीपीई किट निर्माण की इकाइयां हैं जो अब एक्सपोर्ट करने की क्षमता भी हासिल कर चुकी हैं। महामारी के प्रकोप से देश के आर्थिक ढांचे को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 2.4 लाख औद्योगिक इकाइयों को 5,900 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध
कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इन इकाइयों में प्रदेश के लगभग 2 लाख कामगार वर्तमान में कार्यरत भी हैं। लेबर लॉज में आवश्यक सुधार करते हुए प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को सुगम बनाया गया है। इंडस्ट्री प्रारंभ करने के 3 वर्ष तक श्रम कानूनों के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार उद्यम स्थापना हेतु नया एमएसएमई एक्ट लाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश में एमएसएमई स्थापित करना अत्यंत सरल होगा। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वेज का भी एक बड़ा नेटवर्क हम लोगों ने खड़ा किया है या वर्तमान में इस पर कार्य चल रहा है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और एक नया एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है, जो मेरठ से प्रयागराज तक देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के नाम पर, यानी गंगा जी के पैरेलल एक्सप्रेसवे चलेगा। इस पर हमने कार्रवाई प्रारंभ की है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 ये हल्दिया से वाराणसी प्रयागराज को जोड़ने के लिए एक कार्य मजबूती के साथ यहां पर संपन्न हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया के बाजारों तक ये हमारी पहुंच को बहुत आसान करेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए इस प्रकार की कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर या तो यहां पर मौजूद है या इसमें नए सिरे से इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। वर्तमान में राज्य में 7 एयरपोर्ट्स क्रियाशील हैं और 11 अन्य एयरपोर्ट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्रेटर नोएडा के निकट जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर कार्य प्रारंभ हो गया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की संभावना है और इससे लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह हवाई अड्डा पूरे क्षेत्र में ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करेगा। एमआरओ, कार्गो हब आदि के क्षेत्र में एक नए अवसर इसके माध्यम से सृजित होंगे। इसी प्रकार कुशीनगर, जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, वहां पर भी एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के पास दादरी में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन है और यहां पर भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब के विकास की भी योजना है। इसके अतिरिक्त नोएडा, बुडाकी तथा वाराणसी में मल्टीमोडल लॉजिस्टिक व ट्रांसपोर्ट हब का विकास भी प्रस्तावित है। हाल ही में हमारी सरकार ने लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है, जिससे इस सेक्टर में भी निवेश के अवसर बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारी सरकार राज्य को एक उत्तम निवेश गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने फरवरी 2018 में सिंगल विंडो पोर्टल यानी निवेश मित्र लॉन्च किया था। इसके माध्यम से आज हम 20 विभागों की 146 विभिन्न इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं और इस पोर्टल पर अब तक 1,98,000 से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से रिकॉर्ड 1.5 साल में 1,57,000 से अधिक एनओसी और लाइसेंस सफलतापूर्वक उद्यमियों व उद्योगों को प्रदान किए गए हैं। राज्य की जो नियामक व्यवस्था है उसको और अधिक उदार बनाया जा रहा है। हाल ही में कृषि मंडी सुधारों और लेबर लॉज को निवेश अनुकूल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश
स्टार्टअप फंड की स्थापना हमने की है। प्रदेश में स्टार्टअप की फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए इसकी पहली किस्त में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को 15 लाख रुपए भी प्रदान किए जा चुके हैं। हाल ही में हमारी सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स की नई इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति की घोषणा की है। इस नीति के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर की स्थापना सहित 100 इनक्यूबेटर्स स्थापित करने का लक्ष्य है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 10,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल इकोसिस्टम के सृजन के लिए प्रयत्नशील है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को राज्य के संबंधित जिलों से जोड़ते हुए प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना संचालित की है, जो देश के किसी भी राज्य द्वारा एमएसएमई क्लस्टर्स के लिए बाजार उपलब्ध कराने हेतु सबसे बड़ी योजना है। इस योजना का उद्देश्य लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट स्किल्स एंड प्रोडक्ट्स को संरक्षण और प्रोत्साहन देना है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 2018 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हस्ताक्षरित सहमति पत्रों के 25% को मात्र 1 वर्ष के अंदर शुभारंभ भी हो जाना इस बात की पुष्टि करता है कि अब उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। उत्तर प्रदेश कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सॉफ्टवेयर का भी एक अग्रणी निर्यातक है। भारत में सक्रिय मोबाइल कंपोनेंट निर्माताओं में से 55% की इकाइयां उत्तर प्रदेश में ही स्थापित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित भारत के 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक उत्तर प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहा है। अनुकूल नीतिगत प्रोत्साहनों के साथ यह कॉरिडोर एसएमएमई एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी सीम अवसर प्रदान करेगा। शुगर केन, फूड ग्रेन्स, पोटैटो, मिल्क के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश भारत में अग्रणी है। यहां एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी निवेश हेतु अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक एवं कृषि संबंधी गतिविधियों का निरंतर विकसित हो रही कनेक्टिविटी के कारण वर्तमान में लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग सेक्टर उत्तर प्रदेश में तेजी से उभर रहा है। राष्ट्रीय फार्मा निर्यात की 17% निर्यात उत्तर प्रदेश से किया जाता है। प्रदेश में 500 से अधिक फार्मास्यूटिकल इकाइयां हैं, जिनमें 17 मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग तथा 38 बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां सम्मिलित हैं। इस सेक्टर से संबंधित देश के अनेक प्रमुख रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस भी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना के लिए भी कई फैसिलिटीज और इंसेंटिव्स प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश दक्षिण एशिया में टूरिज्म के हॉटस्पॉट के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। हमारे पास हेरिटेज एडवेंचर, इको टूरिज्म के साथ साथ टूरिज्म के वे अनेक सेक्टर्स हैं जिसमें अपार संभावनाएं हैं। रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट, ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में पीपीपी मोड पर चिकित्सालयों की स्थापना को भी प्रोत्साहन तथा निजी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु दी जा रही सब्सिडीज की भी व्यवस्था तथा नव घोषित जो आकर्षक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग नीति स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चित ही अपार निवेश को आकर्षित कर सकती है।
उत्तर प्रदेश की जनता को मल्टी मॉडल क्लीन एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार एक आकर्षक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग नीति लाई है। इससे एक मजबूत ईवी इकोसिस्टम विकसित होगा। शहरी बुनियादी ढांचे में पूंजी निवेश की प्रचुर संभावनाएं हैं, जिसमें स्मार्ट सिटीज, सस्ते आवास, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि सम्मिलित हैं। इंडियन डायस्पोरा का उनके निवास के देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। फिक्की ग्रांट थॉर्नटन की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में अब 65,000 से अधिक प्रवासी भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। इनमें से जिन 654 कंपनियों पर शोध किया गया है, उनमें 36.84 बिलियन पाउंड से अधिक की संयुक्त कारोबार इनमें है और प्रवासी भारतीयों द्वारा टैक्स के रूप में 1 बिलियन पाउंड से अधिक का भुगतान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के चलते वर्तमान में सबसे पहले आर्थिक गतिविधियों के पुनर्संचालन हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही हमारी सरकार प्रदेश को भारत के सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर स्थापित करने हेतु कृत संकल्पित भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट केंद्रित दृष्टिकोण के साथ ही राज्य सरकार इस चुनौतीपूर्ण समय को अवसरों में परिवर्तित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए क्षमताओं में निरंतर वृद्धि कर रही है। हमारी सरकार एक सक्षम और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं आपसी सहयोग से टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान, स्किल डेवलपमेंट और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे साथ सहयोग करने के लिए प्रवासी भारतीयों को सादर आमंत्रित करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आपकी सफलता व उपलब्धियों के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। भारतीयता के आदर्शों व मूल्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, आपके परिश्रम और सच्चाई ने भारत के लिए एक अनुपम ब्रांड का निर्माण किया है, जिसे आज विश्व में एक अलग पहचान मिल रही है। हम इस बात से भलीभांति विज्ञ हैं कि हमारे प्रवासी समुदाय के पास उच्च स्तर की विशेषज्ञता और अनुभव है, जिसका उपयोग आप अपनी मातृभूमि के भविष्य के निर्माण में योगदान के रूप में भी कर सकते हैं। हम प्रवासी समुदाय के साथ अपने संपर्क और संवाद को और सुदृढ़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जिस देश में भी निवास करें, वहां अपने देश एवं हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में प्रचार प्रसार करें और हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी बने। एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और खासतौर पर जो एक इंडिया इंक ग्रुप के द्वारा वर्चुअल संवाद का यह सिलसिला प्रारंभ हुआ है, इसके लिए आप सबको हृदय से साधुवाद देते हुए अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और इस समय पे हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में आपके रिमार्क्स को, आपकी स्पीच को सुनने के लिए लोग जुड़े हुए हैं। डेली हंट प्लेटफॉर्म पे लगभग 1 लाख व्यक्ति मुख्यमंत्री जी आपके संबोधन को सुन रहे थे। कुछ मेरे पास प्रश्न भी आए हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ प्रश्न पूछने का अवसर दें। पहला मेरा प्रश्न मुख्यमंत्री जी आपसे जो है
आपने उसका उल्लेख किया कि कोरोना की जो चैलेंज आई थी उससे बहुत बड़ी एक प्रकार से पूरे देश भर में चैलेंज आई, परंतु उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो इतनी बड़ी जनसंख्या है और जो 30,000 ये केस हैं, आज की स्थिति में मुख्यमंत्री जी कोरोना के विस्तार को लेके आप क्या समझते हैं कि अगले 4 से 6 सप्ताह में होगा? और ये मैं इस कारण से पूछ रहा हूं कि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि कई क्षेत्रों में और छोटे छोटे लॉकडाउन फिर से लग रहे हैं, तो ये संक्रमण का खतरा कब तक चलेगा और जो एक साधारण जीवन और अर्थव्यवस्था की जो एक काम करने की प्रक्रिया थी वो फिर से पुराने तरह से कब चल पाएगी, चल भी पाएगी कि नहीं मुख्यमंत्री? देखिए, हमारे यहाँ पे कोविड-19 के दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भारत भी और उत्तर प्रदेश भी अपने को एक सुरक्षित उसमें पाता है, और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, जिन्होंने समय से निर्णय लेकर के और लॉकडाउन की प्रक्रिया को प्रारंभ करके कोविड-19 की चेन को हर एक स्टेज पे रोकने में, लोगों में व्यापक जन जागरूकता के कार्यक्रम से इसको रोका है। अगर मैं पूरे देश का देखूं और उत्तर प्रदेश का भी देखूं तो मैं बताऊं आपको कि भारत की कुल आबादी लगभग 135 करोड़ की है, और इसमें कोरोना के संक्रमण या जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो मौतें हुई हैं, उनको आप देखेंगे तो ये 20,000 के आसपास मौतें हुई हैं जी। अगर आप यूएस के साथ इसको जोड़ेंगे तो 1,35,000 से अधिक मौतें यूएस में हुई हैं। कुल 33 करोड़ की आबादी वहां पर है जी। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 23 से 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है जी। और 23 से 24 करोड़ की आबादी के बीच में हम लोगों को कई चुनौतियों से जूझना पड़ा था। पहले चरण में तबलीगी जमात के कारण, और दूसरे चरण में हमारे पास लगभग 40 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबर्स हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आई थी। तो इन सबको सुरक्षित उनके घरों तक हम लोगों ने पहुंचवाया। तो 40 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबर के आने के बाद भी उत्तर प्रदेश में कोरोना वर्तमान में 30,000 के आसपास है और मौतें 800 के आसपास कुल हैं। हम लोगों ने लॉकडाउन नहीं प्रारंभ किया है, लेकिन हाँ, सावधानी के लिए सेकंड सैटरडे और संडे में स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का, सर्विलांस का और मेडिकल स्क्रीनिंग का एक विशेष अभियान हम लोगों ने वर्तमान में प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए आपको कि हमारी प्रदेश की टीम ने प्रदेश में 1,51,000 से अधिक कोविड बेड की स्थापना की है। आज के दिन पर हम लोग प्रदेश में लगभग 45,000 कोविड टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। 45,000 कोविड टेस्ट प्रतिदिन हम लोग आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन कर रहे हैं। 1 लाख से अधिक हमारी सर्विलांस टीम लगी हुई है फील्ड में, जो मेडिकल स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं। हम लोगों ने सेकंड सैटरडे, आज चूंकि सेकंड सैटरडे था, सेकंड सैटरडे और संडे को ज्यादातर जो हमारे ऑफिसेज हैं बंद रहते हैं। इस दौरान हमने इसका उपयोग इस कार्य के लिए किया है कि इस दौरान हमारे मार्केट 2 दिन के लिए बंद रहेंगे और उसमें हम स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का, मेडिकल स्क्रीनिंग का, सर्विलांस का एक बेहतर कार्य करके, क्योंकि ये समय यहाँ पे बरसात का है और बरसात के समय में एक तरफ कोविड-19 का खतरा है, दूसरी तरफ वेक्टर बाउंड डिजीज के भी खतरे यहाँ पर पैदा होते हैं। तो इसको भी एक साथ रोकना, इसलिए इन चीजों को रोकने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किए हैं। वैसे हमारे यहाँ सारी गतिविधियां फिर से रूटीन उसमें आ चुकी हैं और सारी अपनी पटरी वापस आ चुकी है। 2 दिन की हम लोगों ने बंदी का कार्यक्रम रखा है, लेकिन ये बंदी नहीं, इसमें हमारे रूटीन के सारे निर्माण के कार्य, एक्सप्रेसवेज के कार्य, हाईवेज के कार्य, बड़े निर्माण के कार्य, औद्योगिक इकाइयां हमारी संचालित हो रही हैं। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से संबंधित कार्य ये सब चल रहे हैं। जितने भी अन्य रोजगार से संबंधित जितने अन्य कार्य, सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। केवल हमारे जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वे अभी बंद चल रही हैं। और दूसरा, हम लोगों ने मार्केट को आज और कल 2 दिन के लिए बंद रखा है और इस पर पब्लिक का भारी सपोर्ट हमें प्राप्त हो रहा है और प्रत्येक नागरिक इसके साथ जुड़ा हुआ है।
मैं इस बात को कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में निश्चित ही कोरोना पर विजय प्राप्त होगी और जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वे फिर से उसी रूप में फिर से संचालित होंगी। और ये हम लोग लगभग 80 से 90% हमारी सारी गतिविधियां संचालित हो चुकी हैं। शिक्षण संस्थाओं के बारे में अगस्त में हम लोग जुलाई लास्ट में निर्णय लेंगे, बाकी सारी गतिविधियां हमारी संचालित हो चुकी होंगी। जी मुख्यमंत्री जी, आपने जो हमारे देशवासी वापस गए उत्तर प्रदेश वासी, आज की स्थिति मुख्यमंत्री जी अगर आप जानकारी दे पाए, क्या सब लोग अभी वहीं पे हैं कि वापस अपने कामकाज के स्थानों पे जाना शुरू कर दिया? आपने ये भी कहा था कि शायद उत्तर प्रदेश लोगों को वापस नहीं जाने देगा जब तक उनके लिए पूरी व्यवस्था ठीक से नहीं बन पाई। देखिए, उत्तर प्रदेश ने हम लोगों ने 40 लाख लोगों को उनके रोजगार और नौकरी के स्थान से वापस होते हुए देखा है और वह उनकी त्रासदी को हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया है कि किस प्रकार की स्थितियां उनके सामने थी। तो इसलिए उनको सुरक्षित ले जाना, अभी संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में जो लगभग 40 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबर आई हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश में सभी लोग वापस आए हैं। यहीं पे उनको रोजगार भी और समायोजन भी उनका हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया था। इसके अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश ने 1,25,00,000 से अधिक लोगों के नौकरी में समायोजन, रोजगार और स्वतः रोजगार से जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम को प्रदेश में हम लोगों ने लागू किया। यानी उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश के नागरिकों को रोजगार मिल रहा है और उनको यहीं पे समायोजन, जैसे 11 हम अकेले हमारे एमएसएमई इकाइयों ने यहां पर 11 लाख से अधिक लोगों का समायोजन किया है। जितने लोग होम क्वारंटीन से निकले हैं उन सबको हम कहीं ना कहीं रोजगार और नौकरी के साथ या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन इस सबके बावजूद भी जो लोग जाना चाहेंगे, हमारी पहली प्राथमिकता है कि इनको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिले और उसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी यहां पर अपने फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में गठित की है जो इस पर कार्य कर रही है। और जो वापस जाना चाहेंगे सुरक्षित माहौल में फिर उनको वापस भेजने की भी हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी, मेरे पास बहुत प्रश्न आ रहे हैं पर मैं आपसे 3-4 गिने चुने प्रश्न जल्दी से पूछूंगा। एक प्रश्न जो मेरे पास आ रहा है कि कृपया नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई प्रोजेक्ट्स या कोई योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है क्या, जिसमें निवेशक नया पैसा लगा पाए किसी नए सेक्टर्स में? ऐसे 1-2 सेक्टर्स या पॉलिसीज का आप उल्लेख करना चाहेंगे क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी फरवरी में हम लोगों ने देश का जो सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो था वह उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आयोजित किया था और डिफेंस कॉरिडोर, देश के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। इसमें से एक उत्तर प्रदेश में बन रहा है जिसमें 6 नोड प्रदेश में हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। यानी रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए उत्तर प्रदेश उसमें किस प्रकार से योगदान दे सकता है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को दिया है जिसमें हम लोगों ने 6 नोड उसके तैयार किए हैं, जिसमें चित्रकूट है, झांसी है, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, ये सभी जो क्षेत्र हैं इन सभी में हमारे ये जो है डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की कार्रवाई चल रही है। तो डिफेंस कॉरिडोर में भी व्यापक संभावनाएं प्रदेश में हैं। प्रदेश में सर्विस सेक्टर में भी अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी जो लोग आना चाहते हैं, इसके लिए हम एक अलग ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी दिल्ली के पास एनसीआर रीजन में ही बनाने की कार्रवाई हमारी चल रही है और वहां पर हमारा दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट में से एक बनने जा रहा है जेवर में, जो नोएडा जो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण की कार्रवाई हमारी वहां पे प्रारंभ हुई है। यह कार्य हमारा वहां पर हो रहा है। वहां पे एमआरओ के लिए भी तमाम संभावनाएं हैं। यहाँ पे लॉजिस्टिक हब के बारे में बहुत सारी संभावनाएं हैं और अलग अलग सेक्टर की हम लोगों ने यहाँ पे पहले से पॉलिसीज बनाई हुई है
पब्लिक डोमेन में वे हैं, इन सब का लोग देख करके यहाँ पे निवेश की उन सारी संभावनाओं को देख सकते हैं। टूरिज्म के हर एक सेक्टर में व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में रिलीजियस टूरिज्म में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में हेरिटेज टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इन सभी में हम लोगों की सबकी से संबंधित पॉलिसीज भी हैं, इसमें भी लोग आ सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी हम लोगों ने एक पॉलिसी तैयार की है, उसमें भी निवेश के पार संभावनाएं हैं। और काफी बड़े पैमाने पर लोगों ने, एक तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मार्केट देश का है, लगभग 23 से 24 करोड़ की आबादी अपने आप में है। देश की सबसे अच्छी कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश में सबसे अच्छा जल संसाधन प्रदेश में मौजूद है। हमारे पास 25,000 एकड़ से अधिक लैंड बैंक उत्तर प्रदेश में हमारे पास मौजूद है। और निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो के जो हम लोगों ने सुविधा प्रदेश में दी है, जो मैंने आपको बताया कि कितनी जल्दी यहाँ पे जो भी जिन लोगों ने आवेदन किया था उनके यहाँ पर एनओसीज या उनको लाइसेंस प्रदान करने की कार्रवाई उसके माध्यम से किस तेजी के साथ संपन्न हुआ है। ये पिछले 1.5-2 वर्ष के दौरान जो कार्य पद्धति प्रदेश के अंदर देखने को मिली है लोगों को, तो उससे एक सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट का जो बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है वो हम देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि वे हर संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है। जो हमारा प्रवासी भारतीय उत्तर प्रदेश में निवेश करने का इच्छुक होगा उसको हम लोग यहाँ पर उस प्रकार की सुविधाएं देने में आज के दिन पर सक्षम है। मुख्यमंत्री जी, आपने ये जानकारी दी, इसमें बस अगला प्रश्न पूछने से पहले दर्शकों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि भारत देश का सबसे बड़ा जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उसकी सबसे बड़ी इकाई नोएडा में है और लाखों स्क्वायर फुट में सैमसंग का कार्यालय है। तो आपने जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का उल्लेख किया, ये शायद लोगों को जानकारी नहीं है। कई लोग कर्नाटक और बेंगलुरु ही समझते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि वो नोएडा में बहुत बड़ा है। जेवर से संबंधित एक प्रश्न छोटा सा आ रहा है मुख्यमंत्री जी कि जेवर के आसपास एयरपोर्ट कब तक निर्माण कंप्लीशन, मतलब शुरुआत कब तक होगी, और उसके आसपास क्या औद्योगिक और रिहायशी कुछ डेवलपमेंट होने की संभावना है क्या? हाँ, देखिए, जेवर में हमारी सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। कोविड-19 के कारण हम लगभग 3-4 महीने पीछे हुए हैं, लेकिन हमारी केवल औपचारिकता पूर्ण होनी है। हम लोग वहां पे लगभग 1,500 हेक्टेयर लैंड भी उपलब्ध करा चुके हैं। सारी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ चुकी है और केवल निर्माण कार्य वहां प्रारंभ होना है। दूसरा, मैंने जो आपको पहले ही बताया कि जेवर के पास ही हमारे प्रदेश में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसका जंक्शन भी उसके नजदीक ही मिल रहा है। तो वहां पर भी हम लोगों ने काफी बड़ी संख्या में लॉजिस्टिक हब के रूप में उसको डेवलप करने की कार्रवाई हमारी वहां पर चल रही है और हम लोगों ने उन चीजों को भी वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ाई। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की भी एक सिटी हम लोग वहां पे डेवलप करने जा रहे हैं। तो ये लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग के साथ साथ अन्य जो कार्य होने हैं, नोएडा का, बोड़ाकीप का, ये सभी के बारे में काफी बड़ी संभावनाएं वहां पर मौजूद हैं। और उस पूरे क्षेत्र को हम लोग अलीगढ़ से लेकर के नोएडा के बीच के इस पूरे क्षेत्र को हम लोग उस रूप में डेवलप करने जा रहे हैं और हर प्रकार की संभावनाएं, वहां पे बेहतर कनेक्टिविटी भी हम लोग देने जा रहे हैं। इस पर सारी कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री जी, 2 प्रश्न और आ रहे हैं। पहला ये प्रश्न आ रहा है कि जो पीछे लेबर लॉज का संशोधन करने का एक प्रस्ताव था, उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लेबर लॉ में व्यापक संशोधन किए हैं और हम लोगों ने 1000 दिन के लिए ये सुविधाएं दी कि हर प्रकार के लेबर लॉज को सस्पेंड करते हुए जो भी औद्योगिक इकाइयां यहां पर आएंगी, नई इकाइयां आएंगी या जो पहले से चल रही इकाइयां वे जो नए लेबर रखेंगे उन पर ये सभी लागू नहीं होंगे।
उसमें केवल हम लोगों ने 3-4 प्रावधान किए हैं। एक, जो भी औद्योगिक इकाइयां आएंगी उनमें हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं दी हैं। एक तो ये व्यवस्था दी है कि मिनिमम वेज उनको देना पड़ेगा, कि इतने तक वेज उनको देना पड़ेगा। दूसरा, कार्य के घंटों को लेकर के 10 घंटे तक कोई लेबर काम करेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा काम करना चाहेगा तो प्रबंधन और उस दोनों की सहमति से वह उससे ज्यादा काम भी कर सकता है। दोनों की सहमति से इसको करना पड़ेगा। दूसरा, बंधुआ मजदूरी नहीं होगी। तीसरा, चौथा, महिलाओं को अगर आप कार्य करवाएंगे तो वह रात्रि की शिफ्ट में कार्य बिना उनकी सहमति से नहीं होगा। इसको छोड़कर इनको लागू करते हुए बाकी हर प्रकार के लेबर लॉज को हम लोगों ने 1000 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। और जो लोग भी आ रहे हैं इसमें हमने इसको लागू भी कर दिया है। प्रदेश में लागू हो चुके हैं। जो भी यहाँ पे उद्योग आ रहे हैं, औद्योगिक इकाइयां लग रही हैं, इन दिनों में लगेंगी, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। चीनी और गन्ना क्षेत्र से संबंधित एक प्रश्न मुख्यमंत्री जी, कि लगभग 14,300 करोड़ का ऐसा एक रकम बकाया बताई जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि शुगर इंडस्ट्री को दिक्कत है उत्तर प्रदेश में। इस समस्या पे आपके विचार? देखिए, देश का सबसे बड़ा शुगर इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश के पास है, और हमारे पास वर्तमान में 119 चीनी मिलें चालू स्थिति में हैं। हम लोगों ने कोरोना कालखंड में भी, यानी जब हमारा पीक सीजन था उसी समय कोरोना आ गया था, लेकिन कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने अपनी सभी चीनी मिलों को संचालित किया, और देश के अंदर रिकॉर्ड मात्रा में हम लोगों ने चीनी का उत्पादन प्रदेश में किया है। हम लोग अब तक प्रदेश में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं, और वर्तमान में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का हम पे गन्ना मूल्य का बकाया चीनी मिलों पर है। और मेरा अनुमान है कि अभी तो सीजन हमारा समाप्त हुआ है, नया सीजन आते आते, यानी नया सीजन हमारा अक्टूबर के एंड में प्रारंभ होगा, तो तब तक हम लोग इस गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों से करवा चुके होंगे। क्योंकि अब चीनी मिलें प्रदेश में घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि अब वहां पर बहुत सारी चीनी मिलों ने इथेनॉल का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, उसका इथेनॉल का उत्पादन प्रारंभ किया है। इसके अलावा कोजन प्लांट लगा करके वहां पे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करना शुरू किया है, तो इसका भी लाभ उन्हें प्राप्त हुआ है। दूसरा, हमारी शुगर इंडस्ट्री ने इस कोरोना कालखंड में बहुत बड़े कार्य किए थे, और वह कार्य था खासतौर पर जब हमारे सैनिटाइजर की कमी पड़ी जी, तो हमने यहाँ पर सैनिटाइजर अपनी चीनी मिलों से हम लोगों ने तैयार करवाया। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो हमने दिया ही, देश के 27 राज्यों में भी हम लोगों ने सैनिटाइजर उपलब्ध कराया, और यहां से एक्सपोर्ट भी हम लोग सैनिटाइजर का हमारी चीनी मिलों ने किया है। तो इसलिए यहाँ पे चीनी उद्योग का बहुत बड़ा अच्छा भविष्य है, और उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो 12,000 करोड़ रुपए के आसपास हम पर बकाया है गन्ना मूल्य का, चीनी मिलों पर किसानों का बकाया है, हम नया सीजन आने के पहले, यानी 2017 में जब हम लोग आए थे तब प्रदेश में लगभग 7 साल का गन्ना मूल्य का बकाया था। आज के दिन पर ये सारा गन्ना मूल्य का भुगतान संपन्न हो चुका है। आज के दिन पर हम करंट सीजन में ही उस गन्ना मूल्य का भुगतान कर दे रहे हैं। तो ये कार्य मुझे लगता है कि चीनी उद्योग के दृष्टि से भी अच्छा कार्य हुआ है, और उसके लिए व्यापक संभावनाएं आगे हैं। एक आखिरी विषय, मुख्यमंत्री जी, इतना सारा कुछ एक प्रकार से पूरे देश भर में लोग कोरोना की महामारी से घरों में बंद रह के, और कई प्रकार से मानसिक दबाव, चिंताएं, रोजगार को लेके, अपने परिवार को लेके है। मुख्यमंत्री जी, आपसे एक निवेदन करूंगा कि ऐसे समय में अपना मनोबल कैसे बढ़ा के रखे, केवल उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं, पूरे देश भर में और विश्व भर में जो अपने सब लोग हैं, क्या आप एक प्रकार से उनके लिए उद्देश्य देना चाहेंगे कि अपना मनोबल और अपनी मानसिक बल कैसे बना के रखें? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी भारतीय को इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये उसके जीन्स का हिस्सा है, क्योंकि वह भारत में पैदा हुआ है, या भारत के साथ उसके जिसके भी संबंध हैं, और भारत के अध्यात्म के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है, और भारत के अध्यात्म में रसा बसा होने के नाते मुझे लगता है कि
जीवन में निराशा उसके जीवन में आ ही नहीं सकती है जो भारत के अध्यात्म में विश्वास करता है। हम सबको आभारी होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने भारत के अध्यात्म के प्रतीक योग को वैश्विक मंच पर ला करके और उसे वैश्विक मान्यता दी। और आज आपने देखा होगा कि 21 जून को दुनिया के अनेक देशों में योग के कार्यक्रम हुए। योग में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं वे हमें, चाहे वे योगिक आसन के हों या प्राणायाम के हों या ध्यान के हों, यह हमें अंतःकरण से मजबूती प्रदान करते हैं। यानी आंतरिक शुद्धि का मतलब ये अंतःकरण से हमें मजबूती प्रदान करते हैं और मजबूती हम लोगों को सकारात्मक ऊर्जा की ओर लेके जाते हैं। निराशा व्यक्ति के जीवन में तब होती जब नकारात्मकता होती है। हम अपने जीवन की नकारात्मकता को हटा करके सकारात्मक सोच के साथ आगे कार्य करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई न डिप्रेशन आएगा, न ही जीवन में कहीं कोई पराजय का मुंह किसी को देखना पड़ेगा। और यही भारत ने दुनिया को सिखाया है, और भारत ने दुनिया को सिखाया है तो मुझे लगता है हर भारतीय इसका नेतृत्व करता भी है। मैं प्रवासी, जितने भी हमारे प्रवासी बंधुगण हैं, उन सबको इस अवसर पर कि वे भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देश में, दुनिया में जहां कहीं भी हैं वे कार्य करेंगे और भारत की अध्यात्म की पताका को अपने कार्यों के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित ही भारत का नाम होगा। और ये कार्य बहुत सफलतापूर्वक आप सभी लोग कर रहे हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको हृदय से बधाई भी देता हूं। मुख्यमंत्री जी क्षमा करिए, मेरे को बार बार एक ही प्रश्न 2-3 अलग अलग जगहों से आया है, इसलिए 30 सेकंड आपसे उस पे अनुरोध करूंगा कि आप उस पे उत्तर दें। ये कहा जा रहा है कि एक प्रकार से मैं आपके सामने लोगों का ये व्यू रखूं कि उत्तर प्रदेश का जो एक परसेप्शन था लॉ एंड ऑर्डर को लेके, इसको आपने बहुत तब्दील किया है और ये जो आपने सारी चेंज लाई है मुख्यमंत्री जी, इसके पीछे पर्पस क्या है और लक्ष्य क्या है जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके आपने उत्तर प्रदेश में इतना चेंज लाया? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और 23 से 24 करोड़ की आबादी को सुरक्षा प्रदान करना, ये जनता ने दायित्व हमारी पार्टी को और पार्टी ने मुझे दिया है। यानी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व 23 करोड़ जनता की सुरक्षा मेरे सामने दी है, मुझे दिया दायित्व दिया था। तो मैं और मेरी टीम का यह दायित्व बनता था कि मैं प्रदेश में 23 करोड़ 24 करोड़ जनता के हित के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उस प्रकार के कदम हम लोग उठाएं। और मैं मानता हूं कि प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर कानून व्यवस्था पहली शर्त है। उस पहली शर्त को ध्यान में रख करके हम लोगों ने करप्शन और क्राइम को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना प्रारंभ किया है। और पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश का परसेप्शन चेंज हुआ है। आज भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि हर व्यक्ति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करता है और एक विश्वास के साथ कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में उसे सुरक्षा मिलेगी, उत्तर प्रदेश में वह सुरक्षित, उसका निवेश सुरक्षित है। और मैं इस बात के लिए आप सभी प्रवासी भारतीय बंधुओं को भी इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भी निवेश करेगा उसकी एक एक पाई भी और वह स्वयं भी सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और मैं अपनी सहयोगी प्रियंका जी के पास जाने से पहले एक बारी हमारे सारे दर्शकों को ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी एवं उद्योग मंत्री सतीश महाना जी भी मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, बाकी अधिकारियों के साथ। मुख्यमंत्री जी, आपने समय दिया। प्रश्नों की बहुत लंबी सूची मेरे पास आई है बनारस के सिल्क उद्योग को लेके भी, परंतु समय की कमी है। लगभग 10-12 प्रश्न और पिछले 5-7 मिनट में मेरे पास आए, परंतु समय के अभाव के कारण वो मैं आज आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं। आपका पुनः एक बारी हृदय से धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड विद दैट इट्स बैक टू यू प्रियंका। थैंक यू, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। Namaste, hello, and welcome to India Global Week 2020. Thank you. That was a fabulous discussion between Mr. Siddharth Zarabi and Chief Minister of Uttar Pradesh,
Yogi Adityanath. With that being said, let us take a short break. If you have any questions, as Mr. Zarabi was saying, there are a bunch of questions coming in. Leave your questions, leave your thoughts, use hashtag #BeTheRevival. We're tracking it all live over here. So leave your questions and comments. If Mr. Zarabi was not able to get to it, we'll try to get to some of them over here. Now we've reached a fabulous day 3 of India Global Week. Lots of panels, lots of conversations, lots of in-depth conversations. And as Manoj Ladwa said in his video, that this is a great way, India Inc. is a great way and a great platform with winning partnerships. So a big shout out to all of our sponsors here. It's definitely been a winning partnership. 10,000 registered attendees from 69 countries being here joining us today. I'm getting a ton of comments on my social media as well. So stay engaged with us, be interactive with us, and we have lots of content still coming up. With that being said, let's go right to our next session here at India Global Week. If any of the sessions from the previous days, you can now log into the website. That's www.indiaglobalweek.com and see the sessions yourself. It's something that you just don't want to miss. We're going to go right into our next session now. Till then, this is Priyanka Deo hosting from New Delhi, and I'm going to give it over to our hosts back in the UK. Tuned here at India Global Week. Namaste.